थोड़ा सा हाजिर हुआ आपके सामने में एक बार फिर से विज्ञान के कुछ प्रश्न पत्रों को लेकर के। केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। अगर 9वीं 10वीं स्तरीय केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पत्र को देखें तो काफ़ी आसान या काफ़ी भारी नहीं होता है। ध्यान देना इस बात पर ज़रूरी है कि प्रश्न जो आते हैं वो किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब ठोस का आयतन निश्चित होता है तो ठोस का आयतन निश्चित होता है तो हम लोग तो प्रश्न में अब आजकल ऐसे नहीं आएगा। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आता है कि एक कटोरा दिया हुआ है, कटोरे में बर्फ़ को रखना है और जो कटोरा आपने लिया है उस कटोरे से छोटा कटोरा आपको दे दिया गया और उसी में आपको रखना है। तो आप क्या जवाब देंगे कि इस कटोरे में बर्फ़ नहीं अटेगा। क्यों नहीं अटेगा? क्योंकि बर्फ़ या बर्फ़ की जगह पर पत्थर ही है, तो बड़ा पत्थर को छोटे कटोरे में कैसे रखेंगे? क्योंकि उसका जो आकार होगा और आयतन वो निश्चित होगा। तो अगर आकार और आयतन निश्चित होगा तो निश्चित है कि वो ठोस होगा। अब जैसे प्रश्न आता है कि किसी भी चीज़ का पीएच विलियन मान जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। पीएच विलियन मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है और पीएच विलियन का मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच विलियन का मान 0 से 14 के बीच होता है। उसके अलावा एक प्रश्न जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग त्रिक बिंदु पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है। त्रिक बिंदु ऐसी अवस्थाएं हैं जिस पर ठोस द्रव और गैस एक साथ रह सकती है। त्रिक बिंदु के बाईं ओर जाने पर और दाईं ओर जाने पर और ऊपर जाने पर 3 परिस्थितियां होती हैं। त्रिक बिंदु पर आकर के ठोस द्रव और गैस एक साथ रह सकती है, लेकिन त्रिक बिंदु के बाईं ओर जाने पर जब हम देखें तो दाब ताप ग्राफ जमता जाता है। अगर बाईं ओर के बदले दाईं ओर जाएं तो वो ऊर्ध्वपतित होता है और यदि ऊपर की ओर जाएं तो द्रवित होता है यानी पिघलता है। तो त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसके दाईं ओर जाने पर ऊर्ध्वपातन होता है, बाईं ओर अगर हम जाएं तो वहाँ पर क्या होता है कि दाब ताप ग्राफ जमता है और अगर ऊपर की ओर जाएं तो वह द्रवित होता है। इसी तरह हम लोग पीएच विलियन के मान के बारे में आपको बता रहे थे कि पीएच विलियन का मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। तो पीएच विलियन का मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जब बताता है तो उसमें कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे पीएच विलियन में बहुत साधारण प्रश्न सब भी पूछे जाते हैं कि किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जांच होती है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि उदासीन विलयन जो होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, लेकिन अगर पीएच का मान 7 से कम या 7 से ज़्यादा हो तब हम देखेंगे कि पीएच का मान यदि 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय होगा और पीएच का मान यदि 7 से ज़्यादा है तो पदार्थ क्षारीय होगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें सुमेलित करने के लिए आती है जिसमें पीएच मान के बारे में पूछा जाता है। उस पीएच मान में पूछा जाता है रक्त, लार, मूत्र। अब रक्त का अगर पीएच पूछा जाएगा तो 7.4 उत्तर देंगे। कभी कभी अगर वहाँ पर अगर एग्जैक्ट नहीं रहे तो विकल्प में देख लेंगे हम लोग कि वहाँ पर हमारे पास इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक क्या उत्तर दिया हुआ है। तो 7.4 और 7.41 7.4 नहीं दिया रहे, 7.41 दिया रहे
तो हम क्लोजेस्ट ऑप्शन पर हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग मारें। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। जिसमें अगर हमें अपने बारे में जानना हो अगर अपने बारे में जानना हो तो हम लोग क्या करेंगे? अपने बारे में जानने के लिए 2 चीज़, रक्त और मूत्र का पीएच जानना जरूरी है। रक्त और मूत्र का पीएच जानना एकदम आवश्यक चीज़ है, जिसमें रक्त का पीएच मान 7.4 और मूत्र का पीएच मान 6 याद रखेंगे। इसके अलावा लार भी हमारे भोजन को मुलायम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और लार का पीएच 6.5 होता है। और दूध, जिसे हम लोग कंप्लीट फूड, पूर्ण भोजन कहते हैं, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। उसी तरह से कभी कभी हमारे पास प्रश्न आता है कि अम्लीय वर्षा के संघटक के बारे में। तो अम्लीय वर्षा के संघटक के बारे में अगर हम लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लीय वर्षा में HNO3 नाइट्रिक अम्ल और उसके अलावा हम लोगों के पास इसमें अम्लीय वर्षा में अगर हम लोग देखें तो पीएच विलयन को छोड़ करके अब अम्लीय वर्षा पर आते हैं कि जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में HNO3, H2SO4 जैसे पदार्थों का निर्माण जो होता है, नाइट्रोजन या सल्फर ऑक्साइड का वर्षा जल से प्रतिक्रिया करके निर्माण होता है। HNO3 या H2SO4 का निर्माण नाइट्रोजन या सल्फर का ऑक्साइड वर्षा जल से प्रतिक्रिया करके जब निर्माण करता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन का या सल्फर का ऑक्साइड जब वर्षा जल से प्रतिक्रिया करता है तभी जाकर के HNO3 और H2SO4 प्राप्त होता है। यानी कि अम्लीय वर्षा का संघटक अगर पूछा जाए तो अम्लीय वर्षा का संघटक HNO3, H2SO4 होगा। अब उसी में हम लोग अगर देखें कि अम्लीय वर्षा का संघटक के अलावा हम लोग को पूछेगा कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। उसके अलावा हम लोग अगर प्रश्न पूछा जाए कि देखिए आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है तो उस पर भी प्रश्न आता है। पेट्रोल और डीजल का भी दहन होता है, तो पेट्रोल काफ़ी क्रियाशील होता है डीजल की तुलना में। तो पेट्रोल जब वायु से संपर्क करके दहन करता है तो वायु की पर्याप्त स्थिति में दहन होने पर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ बनते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल का अधूरा दहन होता है, यानी अपर्याप्त वायु की स्थिति में जब दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अधूरा दहन का अर्थ होता है पूर्णतः वहाँ पर वायु की उपस्थिति नहीं होना। तो प्रश्न पूछे जाएगा कि पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। उसके अलावा हमसे पूछा जाता है कि कभी कभी इसी चीज़ में हम लोगों पर कि अम्लीय वर्षा के अलावा कभी कभी
हम लोगों को कुछ पदार्थों के संघटक के बारे में पूछा जाता है। जैसे हम लोगों के पास अगर पूछा जाए कि स्टेनलेस स्टील का संघटक, यानी स्टेनलेस स्टील किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील हमारे पास लोहा, क्रोमियम, निकेल से मिलकर बना होता है। इस तरह का प्रश्न पूछेगा जिसमें हमारे पास वहाँ पर उत्तर में विकल्प दिए होंगे, उसमें से सही विकल्पों पर हमें चुनाव करना पड़ता है कि सही विकल्प क्या है। जैसे हमारे पास पीतल का घटक पूछेगा, उसके बाद मान लीजिए तांबा का, गन मेटल का, तो कांसा और टिन को मिला देंगे तो तांबा बनेगा, तांबा जस्ता टिन को मिला देंगे तो गन मेटल बनेगा। अगर हम लोग तांबा जस्ता और निकेल को मिला दें तो जर्मन सिल्वर प्राप्त होगा। इसी तरह से पीतल का घटक अगर पूछा जाए, तो पीतल का घटक अगर पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे जस्ता और तांबा। तो याद रखिएगा, पीतल और तांबा हमेशा कन्फ्यूजन होता है। पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है, और तांबा जो होता है वो कांसा और टिन से मिलकर बना होता है। गन मेटल में तांबा जस्ता टिन सभी होते हैं। गन मेटल में तांबा जस्ता टिन सभी होते हैं। गन मेटल में तांबा जस्ता टिन सभी होते हैं। अगर जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो जर्मन सिल्वर में हम लोगों के पास तांबा जस्ता और निकेल सभी होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग कभी कभी गैसों के बारे में, ठोस, द्रव, इन सबों के बारे में पढ़ते हैं। ठोस, द्रव, गैसों में पढ़ने पर कभी कभी उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि धातु और अधातु पदार्थों को धातु और अधातु दोनों में भागों में बांटा जाता है। तो कुछ उत्कृष्ट धातु भी होते हैं। उत्कृष्ट धातु को हम लोग जो होता है वो नोबल मेटल्स बोलते हैं। नोबल मेटल्स इसलिए बोलते हैं, ऐसी धातुएं जिस पर वायु, पानी, अम्ल और क्षार, यानी एयर, एसिड, बेस, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे हम लोग उत्कृष्ट धातु कहते हैं। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में हमेशा शुद्धतम रूप में पाया जाता है। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में हमेशा शुद्धतम रूप में पाया जाता है। और धातुओं की क्रियाशीलता जो पूछा जाए उसका मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूँ। और ये जो अभी प्रश्न आप लोगों को बताया कि तांबा, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, इन सबों को, तो तांबा को बताया कि कांसा और टिन, जर्मन सिल्वर को बताया कि हम लोग तांबा जस्ता निकेल, गन मेटल में हम लोगों ने तांबा जस्ता और टिन बताया, तांबा को कांसा और टिन, पीतल जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है। और उसी तरह से हम लोग उत्कृष्ट धातु के बारे में पढ़े। उत्कृष्ट धातु जिस पर अम्ल, क्षार, वायु, पानी, इन सब चीज़ों का कोई असर ना हो। यदि वैसे धातु जिस पर पानी, वायु, अम्ल, क्षार किसी का भी असर नहीं हो तो उसे उत्कृष्ट धातु कहते हैं। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में हमेशा शुद्धतम रूप में पाई जाती है। अब धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं कि सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे याद करते हैं। आप लोग उसे याद रखिएगा। मैं नाम को 2-3 बार बोलूँगा। पोसोकैमे एल जिम्फे, पोसोकैमे एल जिम्फे, पोसोकैमे एल जिम्फे। पो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और जिम्फे। ये चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा।
उसी तरह से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है, बहुत अधिकतर हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का हाथ या पाँव अगर टूटा रहता है, तो किसी भी व्यक्ति का अगर हाथ और पाँव टूटा रहता है तो शल्य चिकित्सा जो की जाती है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग जो है, तो ये क्या होता है, प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस असल में जिप्सम ही होता है। जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों की रक्षा का करने के लिए होता है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत तक पूरा देखिएगा, और मेरे चैनल एडिटोरियल सक्सेस को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं समय समय पर आप लोगों के सामने मैं सभी तरह के साइंस से संबंधित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पर, और साथ में करंट अफेयर्स, ये हमारे मुख्य बिंदु होंगे तैयारी के। जिसके अलावा मैं कुछ दिन के बाद कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी वीडियो डालूँ। अभी फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।